हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस सीबीएसई वैरियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम सामाजिक विषय के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला लेसन आता है स्वर्णिम भारत। इस लेसन से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारी इस क्लास के अंदर बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। तो शुरू करते हैं हमारे इस क्लास की जो प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्वर्णिम भारत की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है, या यूं कहें कि स्वर्णिम भारत का जो समय था वो कहाँ से प्रारंभ होता है, किसको माना जाता है। जैसे आपकी बुक के अंदर ये जो स्वर्णिम भारत का जो काल दिया गया है वो दिया गया है महाजनपद काल, महाजनपद काल को। लेकिन हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश में महाजनपद काल से पहले भी स्वर्णिम काल रह चुका है। जैसे जब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर डिस्कस किया है सिंधु सभ्यता, और दूसरा इसके अंदर आ जाएगा वैदिक सभ्यता, और इसके अलावा इसमें आ जाएगा रामायण, महाभारत काल। ये वो समय है जो जिसे भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और हमारा जो लेसन बेस्ड है वो किस पे है, महाजनपद काल के। ये जो महाजनपद काल है इसकी शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व। अब आपको ये तो पता होगा कि ईसा पूर्व क्या होता है। ये जो समय होता है ये ईसा मसीह के पहले का जो समय था, जो घटते क्रम में चलता है। जो किस क्रम में चलता है, घटते क्रम में। जैसे 600 था तो कम हो घटकर कितना हो गया, 325। लेकिन वर्तमान का जो समय है, जो वर्तमान स्वरूप है, वो क्या करता है, वो बढ़ते क्रम में चलता है। वो किस क्रम में चलता है, बढ़ते क्रम के अंदर। बस यही फर्क है ईसा पूर्व के अंदर और ईसवी के अंदर। वर्तमान में ईसा पूर्व घटते क्रम में है और ईसवी बढ़ते क्रम के अंदर आता है। तो शुरू करते हैं हमारा जो महाजनपद काल का टॉपिक था। इसके अंदर महाजनपद काल के अंदर 16 प्रकार के प्रमुख महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये जो 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में जो जानकारी है वो 2 ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। एक होता है बौद्ध ग्रंथ। ये जो बौद्ध ग्रंथ है, इसकी जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, ये मिलता है हमें अंगुत्तर निकाय। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलेगा, कौन से बौद्ध ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो जैन ग्रंथ कौन सा होगा, ये हो जाएगा भगवती सूत्र। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। दोनों क्वेश्चन हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो भगवती सूत्र, किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय के अंदर। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से 16 महाजनपद हैं। आपने इनके नाम और राजधानियां जरूर याद करनी है। 16 महाजनपदों के नाम और इनकी राजधानियां। देखो, इनको समझाने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आप इनकी बार बार प्रैक्टिस से इनको याद कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर मगध महाजनपद। अब इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, राजगृह या गिरिवज्जर। राजगृह या गिरिवज्जर ये इस जनपद की राजधानी हो जाएगी। इसके अलावा मत्स्य जनपद आ जाएगा इसके अंदर, इसकी राजधानी हो जाएगी विराटनगर। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखें तो आ जाएगा इसमें अंग जनपद, अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। तो ये कुछ प्रमुख जनपद हैं, जैसे ये हमने याद करने हैं, चाहे कौशल जनपद है, अवंती जनपद है, कुरु जनपद है। इन जनपदों को आपने याद करना और इनकी राजधानियां। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि ये जो 16 महाजनपद हमने अभी देखे, पढ़े हैं अभी इनमें, तो इन महाजनपदों के कितने रूप दिखाई देते हैं। देखो, इसमें 2 प्रकार के रूप आते हैं इसके।
इसके दो रूप होते हैं। पहला रूप तो होता है राजतंत्र और दूसरा होता है गणतंत्र। इन 16 महाजनपदों में दो प्रकार के रूप पाए जाते हैं, एक में राजतंत्र और दूसरे में गणतंत्र। देखो राजतंत्र में भी राजा का शासन होता है और गणतंत्र में भी क्या होता है, राजा का शासन होता है। दोनों में शासन किसका है, राजा का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो राजा का शासन होगा वो कैसा होगा, वो होगा वंशानुगत, जबकि यहाँ कैसा होगा, वो निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया जाता है। बस यही फर्क है। वर्तमान में भी अपने यही करते हैं कि वर्तमान में हमारा जो प्रमुख होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो राजा होता है, उसका चुनाव कैसा होता है, वो निर्वाचित होता है। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। तो राजतंत्र वंशानुगत है और गणतंत्र निर्वाचित होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 16 महाजनपदों के अंदर कुछ गणराज्यों के नाम भी आते हैं। कौन कौन से वो गणराज्य, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपदों में उल्लेखित प्रमुख गणराज्यों के नाम लिखिए। तो आपकी बुक के अंदर 10 गणराज्य दिए हुए हैं। आपकी बुक में 10 गणराज्य दिए गए हैं। तो उन गणराज्यों के अंदर अपने देखेंगे, सबसे पहले आता है इसके अंदर केशपुत के कलाम, दूसरा रामग्राम के कोलिय, तीसरा आ जाएगा इसमें पिपली वन के मौर्य। देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनको याद करने की कोई अलग से ट्रिक नहीं है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको पूरे वर्ष भर याद नहीं होने वाले। सामाजिक विषय है ये एक ऐसा विषय कि जब तक आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे, तब तक ये हमें याद होने वाला नहीं है। तो आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर आ जाएगा इसमें सुषमा गिरी के भाग। आपकी बुक में यहाँ भाग लिखा हुआ है, आपकी बुक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है। यहाँ पे भाग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, भाग आएगा। ठीक है। और 5 नंबर आता है इसके अंदर पावा के मल। 6 नंबर आ जाएगा इसमें वैशाली के लिच्छवी। 7 नंबर आ जाएगा इसमें, सॉरी रामग्राम हो गया यहाँ पे। ये वो गणराज्य हैं जिसके बारे में हमें याद आपने करना है। 7 नंबर अपने इसमें लिखेंगे मिथिला के विधेय। ठीक है। ये 16 महाजनपदों में प्रमुख गणराज्य थे। 3 और रह जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि कुशीनारा के मल रह गए, और इसके अलावा पावा के मल हो गए, अलकप के बुल्ली हो गए और पिपलीवन के मौर्य हो जाएंगे। ये कुछ क्या थे, प्रमुख गणराज्यों के नाम थे जिसको आपने याद करना है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसके अगला क्वेश्चन इसमें क्या आ जाता है हमारा कि इन 16 महाजनपदों में कुछ राजस्थान के भी प्रमुख जनपद थे, जहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां से अपने देखेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद, देखो राजस्थान के अंदर इसमें 4 प्रकार के जनपद आते हैं। पहला आ जाएगा इसमें जांगल जनपद, दूसरा आ जाएगा इसमें मत्स्य, तीसरा आ जाएगा इसमें शूरसेन और चौथा आ जाएगा इसमें शिवी। ये 4 प्रकार के जनपद हैं राजस्थान के अंदर जिनका संबंध 16 महाजनपदों से है। तो सबसे पहले अपने करेंगे जांगल जनपद।
जांगल जनपद का जो क्षेत्र था, इसका जो विस्तार था वो राजस्थान के दो जिलों में आता है, एक तो जोधपुर है, दूसरा बीकानेर। तो सबसे पहले क्षेत्र देंगे कि इसका क्षेत्र आता है जोधपुर और बीकानेर। इसके अलावा जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी आ जाएगी अही छतरपुर। जांगल जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? अही छतरपुर हो जाएगी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसे वर्तमान में नागौर जिले के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बात इसमें क्या हो जाएगी कि जो बीकानेर के जो राजा थे, बीकानेर के जो शासक थे, वो क्या करते थे? अपने नाम के आगे उपाधि स्वरूप जांगलदर बादशाह लिखवाते थे। यानी कि जो जांगलदर है वो एक उपाधि के रूप में इसका प्रयोग करते थे। और इनका जो राज चिन्ह है, बीकानेर के राजाओं का जो राज चिन्ह है, उसके ऊपर भी जय जांगलदर बादशाह लिखा होता था। ये सब कितना किसके लिए था? यह था जांगल जनपद के लिए। समझ आ गया होगा, दोबारा देख लो। सबसे पहले क्षेत्र है इसका जोधपुर और बीकानेर जिले के अंदर विस्तृत था। राजधानी इसकी अही छतरपुर, जिसे वर्तमान में नागौर जिले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कि जो बीकानेर के जो राजा थे वो जांगलदर शब्द का जो प्रयोग था वो एक उपाधि के रूप में करते थे। अपने नाम के आगे जय जांगलदर बादशाह लिखवाते थे, राजचिन्ह के ऊपर जय जांगलदर बादशाह लिखा होता था। ये हो गया हमारा जांगल जनपद। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद दूसरा है हमारा ये। सबसे पहले देखेंगे मत्स्य जनपद का इसका क्षेत्र, इसका विस्तार किस किस जिले के अंदर आता है। देखो, इसका आधुनिक रूप से देखा जाए तो ये जयपुर के आसपास आता है। जयपुर के आसपास क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ था। और दूसरी बात आती है इसकी राजधानी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? विराटनगर हो जाएगी, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बेराट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपन ये देखेंगे कि जो मत्स्य जनपद का जो विस्तार था वो आता है अलवर भरतपुर के अंदर। मत्स्य जनपद का विस्तार किस क्षेत्र में आता है? इसका अलग दो अन्य जिलों की बात हो रही है, तो मत्स्य जनपद का जो विस्तार है वो किसके अंदर आ जाएगा? अलवर और भरतपुर जिले के अंदर आ जाएगा। ये दो राजस्थान के प्रमुख जनपद थे। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान के जांगल और मत्स्य जनपद पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान के जांगल या मत्स्य जनपद को समझाइए। तो इन दोनों के बारे में आप वर्णन कर सकते हो। अब बात करेंगे अपने तीसरे जनपद की, तीसरे और चौथे की, जिसके अंदर शूरसेन जनपद है और शिवी जनपद है। दोनों बहुत ही छोटे हैं। तो जो शूरसेन जनपद आता है, सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर शूरसेन जनपद की जो राजधानी है वो आ जाएगी मथुरा। शूरसेन जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? मथुरा हो जाएगी। अब कुछ यूनानी लेखकों के द्वारा शूरसेन जनपद को शूरसेनोई के नाम से पुकारते थे। शूरसेनोई के नाम से पुकारते थे। और इसकी जो राजधानी थी मथुरा को ये पुकारते थे मैथोरा के नाम से। राजधानी मथुरा को किस नाम से पुकारते थे? मैथोरा के नाम से। और इसकी जो शूरसेन जनपद था उसे शूरसेनोई के नाम से पुकारा जाता था। महाभारत के अनुसार देखो, हमारा जो महाभारत ग्रंथ है वो क्या कहता है? महाभारत कहता है कि यहाँ यानी कि मथुरा शूरसेन जनपद में यदु वंश का शासन था। यदु मतलब यादव वंश का शासन था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चौथी की। हमारा 4 नंबर कौन सा आ जाएगा? शिवी जनपद आ जाएगा। शिवी जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? शिवपुर हो जाएगी। शिवी जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? शिवपुर हो जाएगी। और वर्तमान में इसकी जो पहचान है वो हमें कहां से प्राप्त होती है? पाकिस्तान देश में एक स्थान है शोरकोट नामक स्थान।
पाकिस्तान में एक स्थान कौन सा है, शोरकोट नामक स्थान है, जहां से हमें इस जनपद के अवशेष मिलते हैं, जहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन हुआ यूं कि जो शिवी जाति थी एक प्रकार से, जिससे शिवी जनपद नाम दे दिया गया। ये जो जाति थी कालांतर के अंदर, आने वाले समय के अंदर, ये भारत के राज्य मतलब कि ये पंजाब के अंदर रहती थी। ये जो शोरकोट नामक स्थान है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब इसे भारत का ही अंग माना जाता था, पंजाब के तब अविभाजित पंजाब था ये। जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया। तो विभाजन के पश्चात ये जो जाति थी ना, इसके कुछ लोग जो थे वो पंजाब से होते हुए राजस्थान आ गए। तो इन्होंने राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर इन्होंने अपना स्थान बसाया था, मेवाड़ क्षेत्र को इन्होंने चुना था। और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है चित्तौड़गढ़ जिला। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर वो कौन सा स्थान आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिला आ जाएगा। और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्थान है नगरी। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है नगरी। ये जो नगरी स्थान था वो शिवी जनपद की राजधानी कहलाती थी। ये जो नगरी स्थान था वो शिवी जनपद की राजधानी कहलाती थी। ये थे राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात इसमें और रह गई है कि 16 महाजनपदों के जो बड़े बड़े जनपद थे उसके अंदर एक समिति होती थी। 16 महाजनपदों में एक समिति होती थी जिसके अंदर कुछ मंत्री होते थे, उसके सदस्य होते थे जो राजा को अपने विचार विमर्श देते थे। किसी विषय पर कोई विचार देना होता था तो राजा उन्हीं मंत्रियों से विचार लेता भी था, उनके विचार सुनता भी था। अंतिम निर्णय उस जनपद के राजा का ही होता था। अब वो संस्था कौन सी थी, संस्थागार। यहाँ पे मैं सबसे बड़ी वो संस्था लिख रहा हूँ जनपद के अंदर। महाजनपदों की सबसे बड़ी जो संस्था थी वो थी संस्थागार। इस संस्थागार के जो सदस्य थे वो राजा के द्वारा चुने गए विषयों पर विचार देते थे। जो राजा विषय निर्धारित करता था उन्हीं विषयों पर वो क्या करते थे, अपने विचार रखते थे। और उन विचारों को क्या कहते थे, अन्य विरोध कहते थे। उन विचारों को क्या कहते थे, अन्य विरोध कहते थे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा 16 महाजनपद या महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था और 325 ईसा पूर्व तक चलता रहा। और इसके अलावा भी इसके कुछ प्रमुख जनपद हैं जो कालांतर में भी चलते रहे थे। उनके कालांतर में भी वो एक बड़े राज्य के रूप में शासन करते रहे। जैसे इसके अंदर आता है मगध महाजनपद। जैसे इसमें आ जाएगा मगध महाजनपद। हमने देखा था मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिवज्र। इसकी राजधानी क्या थी, गिरिवज्र थी। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ मगध महाजनपद से कि मगध महाजनपद की जो शुरुआत थी, इसकी जो स्थापना थी वो हर्यक वंश के राजा के द्वारा की गई थी। हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। हर्यक वंश का राजा कौन हो जाएगा, बिंबिसार। इसने मगध महाजनपद की स्थापना की थी जो 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली रहा था। और इन महाजनपदों के बाद हमारा अगला टॉपिक कौन सा रहेगा, देखो महाजनपद काल पूरा हो गया ये हमारा। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा प्रमुख वंश, जो हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कल हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख वंशों के अंदर पहला आ जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश का प्रारंभ कैसे होता है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होती है। तो कल अपना इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर ले और हमारी इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको समझा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।